अस्सलाम वालेकुम। जगादों में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। आज जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट्री रूल्स को, डेमोक्रेसी को बिल्डोज़ किया है, उसकी पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। इमरान ख़ान साहब लाख ये कहें कि उन्होंने अपोजिशन को, आवाम को और ख़ुद अपनी पार्टी के अरकान को एक सरप्राइज़ दिया है, लेकिन रियलिटी ये है खान साहब ने एक सादा सा फार्मूला इस्तेमाल किया है जिसको पंजाबी ज़बान में कहते हैं ना खेडांगे और ना खेडन दवांगे। तो खान साहब बुनियादी तौर पे विकटें उठा के भागे हैं और लोग, कौम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि नाराज़ अरकान शायद वापस आ जाएंगे, शायद PMLN के अरकान खान साहब के हक़ में उठ जाएंगे, शायद इत्तेहादी जमातें अपने फ़ैसले को रिवाइज़ कर लेंगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्पीकर ने अपनी रूलिंग देते हुए तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया और इसी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने असम्बली को तहलील करके अगले इंतखाबात का ऐलान कर दिया। तो अब ये जो स्ट्रैटेजी खान साहब ने अडॉप्ट की है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ है और सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, ये बात बड़ी समझने की है। क्योंकि PTI के लोगों को ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि वो जीत गए हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब आज करप्ट सिस्टम को प्रैक्टिस होने का मौका देते और जमहूरी तौर पे शहादत का रुतबा हासिल करते तो खान साहब को एक सिंपैथी वोट मिलता। खान साहब की जो सिंपैथी वेव थी वो मज़ीद ग्रो करती, वो ग्लोरीफाई होते मज़ीद। लेकिन खान साहब ने जो सियासी चलाकियां हैं, जो सियासी हरबों का जवाब सियासी हरबों से देने की कोशिश की, उससे उन्होंने वो सिंपैथी जो गेन कर सकते थे उससे उन्होंने इनकार कर दिया और अपना नुकसान किया मेरे नज़दीक। क्योंकि इस पूरे सिस्टम को बिल्डोज करने के बाद खान साहब ये समझ रहे थे क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ का स्पीकर बन के परफॉर्म करेगा और मैच ख़त्म हो जाएगा। बट खान साहब ये भूल गए कि नवाज शरीफ एक सिस्टम का नाम है, आसिफ अली जरदारी एक सिस्टम का नाम है। ये जो माफिया हैं, ये जो पॉलिटिकल एलीट है, इसने इस पूरे सिस्टम में मुख्तलिफ जगहों पे नाके लगाए हुए हैं। इनके लोग उन इदारों में बैठे हुए हैं जहाँ से खान साहब ने होकर गुजरना है। अगर किसी जगह पहुँचना है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने घर बैठे इतवार वाले दिन नोटिस ले लिया, आगे पीछे कोई नोटिस नहीं। इस मुल्क में मंडियां लगें, कोई नोटिस नहीं। वोट बिकें, कोई नोटिस नहीं। पार्लियामेंट्री वफादारियां तब्दील हों, कोई ज़मीर नहीं जागता, कोई जमहूरियत को ख़तरा नहीं लाहक होता। उल्टा सदर मिन्नतें करता है कि जनाब सज़ाई तजवीज़ कर दें, कुछ नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जहाँ पर शरीफ फैमिली का इंटरेस्ट आता है, जहाँ पे जरदारी फैमिली का इंटरेस्ट आता है, जहाँ पे अपोजिशन के मफादात आते हैं, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माजरत के साथ, बड़े अदब के साथ वो ये इम्प्रेशन कायम करती है कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है बल्कि वो शरीफ कोर्ट है। लोग दरखास्तें लेकर इस गैर कानूनी इकदाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट पहले से तैयार थी कि जनाब आप आए ना आए, हम अज खुद नोटिस लेने के लिए तैयार हैं। तो आई थिंक ये जो अपोजिशन का अलाइंस है सुप्रीम कोर्ट के साथ, इमरान खान साहब ने एक मिस कैलकुलेशन की, एक गैम्बल खेलने की कोशिश की खान साहब ने, जिसका उनको अब नुकसान होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की रूलिंग को रिजेक्ट करेगी। दोबारा से पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत तहरीक अदम एतमाद को एक्सरसाइज किया जाएगा और ख़ान साहब फिर पतली गली से, जहाँ से वो बड़े ऑनरेबल तरीके से जा रहे थे, वो फिर बड़ी शर्मिंदगी के साथ उनको जाना पड़ेगा। अब सबसे ज़्यादा इस तहरीक अदम एतमाद का फ़ायदा किसको हुआ है? वो एक ही शख्स है जो लंदन में बैठा हुआ है, उसका नाम है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब को जरदारी साहब ने कायल किया कि हम इमरान खान को हटाते हैं, एक अबूरी हुकूमत बनाते हैं, वो फिर इलेक्शन करवाएगी और ये इलेक्शन होगा 1.5 साल के बाद, यानी कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगी।
لیکن وہ جو حکومت بنے گی اس کے اندر 50 حصے دار ہوں گے. اس حکومت کو پبلک کو پرفارم کر کے بھی دکھانا ہے, دودھ و شہد کی نہریں بھی بہانی ہیں, اور عوام کو یہ بتانا ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری, غربت اس طریقے سے کم ہوتی ہے. لیکن جب آپ 50 سٹیک ہولڈر لے کر آتے ہیں اور آپ کو اگلا الیکشن بھی جیتنا ہے, تو یہ امپاسبل تھا مسلم لیگ نون کے لیے, شہباز شریف صاحب کے لیے, کہ وہ پرفارم کرتے. الٹا نقصان کے چانسز زیادہ تھے کہ لوگوں کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں اور وہ ڈیلیور نہ کر پاتے, تو اس سے نون لیگ کا جو ووٹ بینک ہے وہ ڈیمیج ہوتا. بٹ اب نواز شریف صاحب کو ایک سیف ایگزٹ مل گیا ہے کہ انہوں نے تمام حجت پورا کیا. باقی آگے خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ کے سونے پہ سہاگا کہ وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ فوری طور پہ الیکشن ہو جائے, وہ اس کے لیے تیار ہیں. تو خان صاحب نے جو جوا کھیلا, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ 4 سے 5 جلسے کر کے پی کے بلدیاتی الیکشنز کے اندر ایک بھاری ووٹ مینڈیٹ لے کر ان کو یہ لگا کہ پورے پاکستان میں اب وہ کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں چلے گئے. بٹ آئی تھنک کہ یہ اوور ایکسپیکٹیشن ہے, یہ اوور کانفیڈنس ہے. ہاں, خان صاحب نے بہت گین کیا ہے, ان کی پاپولیرٹی میں بڑا اضافہ ہوا ہے, بٹ وہ اضافہ ابھی اتنا نہیں ہے, اتنا پرماننٹ نہیں ہے کہ خان صاحب یہ کلیم کریں کہ کل الیکشن ہو تو وہ کلین سویپ کر دیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں اب نیشنل پالیٹکس نہیں ہو رہی. یہاں کوئی جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے, کوئی کراچی کی پارٹی ہے, کوئی انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے, کوئی بلوچستان کا گروپ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو نیشنل پالیٹکس کی طرف ابھی ملک کا رجحان نہیں ہے. تو یہ خان صاحب کی ایک اوور ایکسپیکٹیشن تھی عوام سے اور کیلکولیشن تھی. بٹ سپریم کورٹ کے اندر سپریم کورٹ نے تو نوٹس لے لیا, لیکن ایک جنگ شروع ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جنگ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سپریم کورٹ میں اس ایکشن کے خلاف جانا نہیں چاہتی ہے اندر سے. وہ چاہتی ہے کہ جناب الیکشن پرسوں کیا ہونا ہے, کل ہی ہو جائے, جیسے کیسے بھی ہو جائے, الیکشن ہو جائے فوری طور پہ. وہ صرف اتنا چاہتے ہیں. لیکن زرداری صاحب جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور نون لیگ اندر کھاتے کہیں ملے ہوئے, ان کی لائنیں آپس میں ملی ہوئی. جو پٹیشن فائل کی سب سے پہلے وہ پیپلز پارٹی نے کی, اور کئی گھنٹے تک اپوزیشن کی جو ٹاپ قیادت تھی وہ غائب تھی, وہ آئسولیٹڈ آ رہے تھے. آج کوئی مشترکہ پریس کانفرنس نہیں ہوئی, جو روایتی طور پہ اگر پچھلے 1.5 سال کو دیکھیں تو شہباز شریف, بلاول, فضل الرحمان, باقی جماعتوں کے جو ارکان ہیں وہ اکٹھے مل کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. سب لوگ علیحدہ علیحدہ آ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کو گرانا یہ مشترکہ ٹارگٹ تھا. لیکن اس گرانے کے بعد دوڑ اپنی اپنی تھی حکومت سازی کے لیے, اپنے اپنے پلانز تھے. تو ایک پورا ایک گھیرا تھا جو کہ اب ٹوٹ گیا ہے, اور ہر بندہ اپنی اپنی دوڑ کے اندر. اب مجبوراً پی ایم ایل این کو بھی پٹیشنر بننا پڑ رہا ہے, اپوزیشن کے پریشر کی وجہ سے اپوزیشن لیڈر کو بننا پڑ رہا ہے. پھر جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, جو دراصل مسلم لیگ نون کا ہی لائرز ونگ ہے, وہ بھی اب پٹیشنر بن گیا. اب سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بٹ سیاسی طور پر خان صاحب کے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی کہ وہ لوگوں کو بتاتے کہ وہ فائٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ بھی حربے استعمال کر رہے ہیں اور ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں, وہ 4 دن گورنمنٹ کو مزید بڑھا لیں گے, لیکن یہ دیر پر سلوشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر تو خان صاحب 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ انشور کر سکتے ہیں پھر تو ٹھیک فیصلہ ہے. اگر یہ الیکشن ای وی ایم کے تحت ہوگا اور اس پہ وہ اپوزیشن کو کنونس کر لیں گے پھر بھی ان کی سکسیس ہے. اگر جو الیکشن کمیشن کے ارکان ہیں اور نیوٹرل سیٹ اپ ہے اس کے اوپر کنسنسس وہ ڈیولپ کر لیں گے, یہ بھی خان صاحب کی کامیابی ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ابھی فائنلائز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے چھلانگ لگا دی ہے, لیکن یہ جانے بغیر کہ کتنی گہرائی ہے اور وہ کتنا ان کو جمپ کرنا تھا اور کتنا نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک عالمی سازش کو بنیاد بنایا گیا ہے. اب اپنے منہ سے یہ کہہ دینا کہ یہ ایک عالمی سازش ہے, یہ کہہ دینے سے عالمی سازش نہیں بن جائے گی اور یہ پروف نہیں ہو جائے گا. اسے کسی فورم کے اوپر
लिजिटिमेटली जस्टिफाई करना पड़ेगा। कौमी सलामती कमेटी के एक अलामिये की बुनियाद पर आपने एक फ़ैसला सादर फरमा दिया जो कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर किसी लीगल फोरम के ऊपर ये बात इस्टेब्लिश नहीं हुई। ऑपोजिशन तो दूर की बात, वो माने ना माने साजिश को, आपके अपने अरकान माने ना माने, लेकिन ख़ुद आपका साबिक गवर्नर पंजाब आज जिस तरीके से बरसा है, ये एक बड़ी एक अलार्मिंग बात है। चौधरी सरवर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि क्या उस्मान बुज़दार की तैनाती से भी बड़ी कोई आलमी साजिश हो सकती है, और उन्होंने कहा कि खुदा के लिए ये जो आलमी साजिश का कार्ड है इसको अपनी मुकामी पॉलिटिक्स के अंदर नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ना लेकर आएँ। इससे मुल्क के जो इंटरेस्ट हैं इकॉनमी के, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, ये डैमेज होंगे। और उन्होंने ये बातें जो अपोजिशन करती थी, नाराज़ अरकान करते थे पंजाब में उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के वजह से, आज गवर्नर पंजाब ये कह रहा है कि AC और DC पैसे दे के लगते थे। और वो यहाँ तक बता रहे हैं कि जनाब ब्लैक मेलिंग का लेवल ये था कि 4 पंजाब के टुकड़े हुए थे, जहाँ चारों जगहों पे काफ लीग, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, गुजरात, यहाँ पर काफ लीग ने अपनी गवर्नमेंट कायम की हुई थी और एक ब्लैक मेलिंग का सिलसिला चल रहा था। और ये भी बताया कि पूरी PTI एक तरफ थी और खान साहब अकेले उस्मान बुज़दार के पीछे खड़े हुए थे। तो बट आई थिंक कि खान साहब के लिए एक बड़ा एक आई ओपनर ज़रूर है इस आलमी साजिश का जो कार्ड है। ये बड़ा अच्छा बिक भी रहा था पब्लिक के अंदर, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बिक भी रहे थे, KPK में बेनिफिट भी हुआ। बट एट द एंड ऑफ द डे खान साहब को भागने की बजाय ग्राउंड से एक नेचुरल वे आउट इख्तियार करना चाहिए था। अब चूंकि उन्होंने नेचुरल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट नहीं की, आज से खान साहब, मेरी प्रेडिक्शन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन आज से खान साहब को जो सिंपैथी मिल रही थी वो सिंपैथी उस हद तक नहीं मिलेगी। आज खान साहब को भी एक रूल्स को वायलेट करने वाला, बिल्डोज करने वाला प्रोसीजर को वो शख्स मिलेगा कि अब बाकी दूसरा एक तबका है वो कहता है जी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं कर सकते, किसी फोरम के ऊपर नहीं जा सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्पीकर के जो इख्तियारात हैं वो अकॉर्डिंग टू दी लॉ हैं, सब्जेक्ट टू दी लॉ हैं। एब्सोल्यूट पावर किसी शख्स की नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर माजी के वाक़यात के अंदर स्पीकर के फ़ैसलों को सही समझा गया तो हर दफ़ा की तरह स्पीकर को एक इम्यूनिटी उसके फ़ैसलों को हासिल होगी। तो आई थिंक अगर ऐसा होगा तो फिर तो अक्सरियत की बुनियाद पे जो मर्ज़ी बिल आप पास करें, स्पीकर अगर कोई भी बैठा हुआ तो वो तो फिर उड़ा देगा। बाकी ज़रदारी साहब की बात एक बिल्कुल ठीक थी कि इनको टेक्निकली पहले स्पीकर को उड़ाना चाहिए था और फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ बढ़ना चाहिए था। बट मियाँ साहब की जल्दियाँ और कालियाँ वो मरवा गई। बाकी मरियम नवाज शरीफ ये भी खुश हैं कि शहबाज शरीफ ज़रदारी जो हमज़ा शहबाज के जो लम्बे हैं वो भी उतर गए, उनको मौका भी मिल गया, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी उन्होंने करके देख ली, रिज़ल्ट उनके सामने आ गया है। एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान साहब को आई थिंक के अवाम के ऊपर बिलीव करना चाहिए था, भरोसा करना चाहिए था। अगर ऑपोजिशन फेयर नहीं खेल रही तो कम से कम उनको ज़रूर फेयर खेलना चाहिए था। और अभी भी उनके पास एक वक्त है, एक मौका है कि वो चीज़ों को बेहतर कर लें। बाकी चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका इलेक्शन होगा और उसमें अब तो की जा रही है कि मुकाबला जो है वो 50-50 है। बट एट द एंड ऑफ द डे आज का मैसेज तो यही है कि वो जो बात मैंने आपसे शुरू में कही थी खबर गरम के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।